नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट डिबेट शो महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज महाभारत में बात करेंगे उस तस्वीर की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। हम बात कर रहे हैं 4 जून की तस्वीर की। जी हां, 4 जून को आप सब लोग सुबह से रिपब्लिक भारत देखने के लिए बैठ जाएंगे, ये जानने के लिए कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन आज 4 जून की तस्वीर यानी कि एक ट्रेलर आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि 4 जून के लिए ऐसा लग रहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने पहले से अगले कार्यकाल की तैयारी शुरू कर दी है और उस कार्यकाल के लिए किस तरह से बैठकों का दौर भी जारी हो गया है। अब आज आपको बताऊंगी कि एक तरफ बीजेपी अपनी 3rd टर्म की तैयारी और उसको लेकर मंथन शुरू कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में किस तरह की तैयारी है वो भी आज आपको दिखाऊंगी। आज महाभारत में बात उसी तैयारी की और बात उस तस्वीर की जो 4 जून को सामने आने वाली है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि 4 जून के लिए मोदी प्लान क्या है। जी हां, बीजेपी में 4 जून के बाद की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार के 100 दिनों का एजेंडा तैयार हो गया है। अब वहां पर बैठकों में बड़े फैसलों की प्लानिंग भी की जा रही है कि 4 जून के बाद किस तरह की रूपरेखा सरकार की होगी। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब मंत्रिमंडल में कौन हो सकता है उसे लेकर हर बड़े पद पर मंथन किया जा रहा है। बड़े फैसलों पर खास ग्रुप काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह ने खुद बड़ा ऐलान किया है जिसकी चर्चा आज महाभारत में करूंगी। तीसरे कार्यकाल में उन्होंने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में हम यूसीसी पूरे देश में लागू कर देंगे। यह बड़ी खबर है। और यह भी उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि देश में हर जगह एक साथ चुनाव हो, वो भी अगले कार्यकाल में लागू हो जाएगा। पीओके हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। यानी अगले सरकार की रूपरेखा और अगले सरकार की वो फाइलें जो तैयार हो गई हैं उनमें हस्ताक्षर होने बाकी हैं। आप मान लीजिए कि अगली सरकार के बड़े फैसले क्या होंगे, ये खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया है। जरा सुनिए कि जनता इस पर क्या कह रही है। अगले साल के इस अगले कार्यकाल के लिए जो फैसले लेने की बात गृह मंत्री कहते हैं। आप 2 कार्यकाल देखेंगे तो 10 सालों के कार्यकाल में उनके पास एक पूरी लिस्ट है कि उन्होंने क्या क्या किया है। अगर राम मंदिर का निर्माण किया है तो उनके पास वो पूरी तरह से एक कहानी थी बनाने के लिए। उनको पता था कि हमें इस कार्यकाल में ये करना है। अगर यूसीसी के लिए वो इतने ज़्यादा प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, इट मीन्स उनके पास रोड मैप है, वो कर सकते हैं। विपक्ष भी मान चुका है कि भाजपा की ही सरकार आने वाली है और यहाँ पर आने वाले जो कानूनों की बात की जा रही है, ये कानून जो है वो होने चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम सभी धर्म जो हैं वो एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, तो अगर सब धर्म एक जैसे रहते हैं तो उनके लिए कानून भी एक जैसे होने चाहिए। यूसीसी जो है वो इस समय की मांग है और जो एक ही बारे में सारे इलेक्शंस होंगे वो भी देश हित में है। निश्चित तौर पर इस तरीके के जो सुधारात्मक कार्य हैं लोग जो हैं इसके ऊपर मोहर लगाएगी। एक चुनाव की बात यहाँ पर आ रही है और यूसीसी जब लागू होगा तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट देंगी और आने वाले समय में न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छी होने वाली है। अभी के अगर आंकड़े देखे जाएं तो सरकार तो आ ही रही है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं तो उससे हमारा बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। जो लोग जितना पैसा हमारा जाता है वो भी बचेगा और इससे कहीं ना कहीं एक आम आदमी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे टैक्सेस के पैसे से ये सारा इलेक्शन ये वो हर चीज़ होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगर बोला है कि वो एक देश एक चुनाव लागू करना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता का भरोसा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, जो पूरी तरह से वो विश्वास जताता है कि आने वाली सत्ता में वो 400 पार करके सत्ता में आएंगे और जो काफ़ी लंबे समय से लंबित फैसले हैं उनको पूरा करेंगे। तो एक खेमे में आपने देख ली तैयारी क्या चल रही है। अगले कार्यकाल के फैसले जिनकी फाइलें तैयार हैं उन पर अमल करने की तैयारी। दूसरे खेमे की बात मैं कर लेती हूं। अब दूसरे खेमे में एक चेहरा अरविंद केजरीवाल है, 4 जून को जेल से बाहर रहना चाहते हैं और इसीलिए केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। 2 जून को उनकी बेल खत्म हो रही है तो उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांग ली। वो चाह रहे हैं कि 4 जून को वो जेल से बाहर रहें। सुप्रीम कोर्ट से जमानत बढ़ाने की उन्होंने मांग कर दी है और सेहत का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि तिहाड़ जेल में मेरा 7 किलो वजन घटा है, इसीलिए 7 दिन का और टाइम दे दीजिए, मुझे बहुत सारे टेस्ट कराने हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 4 जून जब नतीजे आएंगे तो अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं बाहर रहना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने कहा है कि केजरीवाल जेल जाएंगे और राहुल बैंकॉक जाएंगे।
मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल और तेजस्वी पर जब उनकी भविष्यवाणी आई तो उन्होंने कहा 4 जून के बाद शहजादे विदेश भाग जाएंगे और वहीं नौकरी के बदले जमीन वाले, यानी वो सीधे सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, वो जेल जाएंगे। शाही परिवार खड़गे पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर ठीकरा फोड़ेगा हार के। और योगी आदित्यनाथ ने इसी में एक और लाइन कही है, उन्होंने कहा कि 2 लड़कों की दोस्ती फिर से टूटने वाली है, यानी 4 जून को यह तस्वीर होगी। लेकिन वहां दावे अलग हैं। वहां इंडिया गठबंधन का कहना है कि सीटें हमारी आएंगी और हम सरकार बना रहे हैं। एक बार सुन लीजिए कि इसको लेकर किस तरह के वार चल रहे हैं। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे। ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ, किसी से डरता नहीं है बिहारी। मेरे प्रधानमंत्री आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है उसी की जानकारी दे रहे हैं। 1 जून को केजरीवाल जी को जेल जाना है। 6 जून को राहुल बाबा वैकेशन पर बैंकॉक जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, एक ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूंगा। अब मोहल्ला क्लिनिक में जाकर चेकिंग करा के पहुंचिए ना। आवाज लग रही है तिहाड़ जेल से कि अरविंद केजरीवाल हाजिर हों। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन है, आप देखना 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। और मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी। आशुतोष वर्मा जी को आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वहीं हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। और हमारे साथ अजय जी हैं जो कि एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं और राय रखते हैं अपनी, बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके साथ कर रही हूँ। सिद्धार्थ जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं, ये तो कहा जा रहा है कि अगली सरकार की रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यूसीसी की बात कही गई और अगले टर्म में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही गई, ये विपक्ष का कहना इसलिए भी कही गई कि आखिरी चरण में पूरा जोर लगा दें जहां सीटें कम पड़ रही हैं आपकी। देखिए सुचारिता जी, सब कोई जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सतत 24/7 365 दिन काम करने वाली वो सरकार है जो चुनाव का सीजन भी आ जाए पर अगली बार जीत करके इस देश हित राष्ट्र हित के लिए कौन से फैसले लेने हैं उसकी तैयारी पहले से रखती है। पिछली बार जब 2019 में हम जीते थे तो 90 दिन के अंदर हमने ट्रिपल तलाक करके हटा करके दिखाया था, 370 हटा करके दिखाई थी। देश के लिए अनेक देश हित के फैसले हमने करके दिखाए थे। यूसीसी, सीएए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी विषय नहीं है, ये कमिटमेंट का विषय है। हमने मात्र इनको मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, हमारे लीडर्स मात्र इसको अपने मंचों पे नहीं कह रहे हैं, ये हम करके दिखाने वाले हैं। जैसे हमने पहले डेवलप करके दिखाया ऐसा ही ये होगा, ये बात विपक्ष भी जानता है। पर दर्द तो उनको हो रहा है, मिर्ची तो उनको लग रही है जिनको एक वोट बैंक को खुश करना है, और वो उनके बीच में जाकर के कहते हैं अगर गलती से जीत गए तो यूसीसी को रोकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इस देश के अंदर देश का कोई भी नागरिक, उसके लिए एक समान नागरिक संहिता हो, उसके लिए एक सबके द्वारा सोचा हुआ एक अच्छा विश्लेषण किया हुआ एक अच्छा कानून हो, यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। सीएए हमने लागू करके दिखाया, नोटिफाई करके दिखाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के देश भर में मंथन, एक अच्छी कमेटी ही नहीं, देश भर से विचार विमर्श, देश भर का फीडबैक लेकर के उसको लागू करना है, हमारे कमिटमेंट का विषय है। सुचारिता जी, 4 जून का परिणाम अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी की पुनः तीसरी बार पूर्ण बहुमत की 400 पार की सरकार बनेगी तो यह देश ऐसे बड़े फैसलों को देखेगा जो देश में भारत की जो ग्लोबल इमेज है, उसको विश्व बंधु की जो एक इमेज है, भारत को उस स्थान पर ले जाने का जो एक रास्ता है वो हम सबके सामने होगा। ये उसी सबका एक रास्ता खोलने का और उसी रास्ते पे चलने का एक काम है। आप ये कह रहे हैं कि आपने तैयारी पूरी कर ली है। मैं एक बार आशुतोष जी के पास जा रही हूं। आशुतोष जी, जरा बता दीजिए, वहां तो फाइलें तैयार हो गई, वहां ऐसा लग रहा है कार्यकाल क्या 4 जून को अनाउंसमेंट होगा, सरकार बनेगी,
तो फाइलों पर एग्जीक्यूशन के लिए हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। इस तरह की तैयारी है। दूसरी तरफ आपके खेमे में क्या तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव की रणभेरी में, लेकिन पहले चरण के बाद ही जनता ने इनको साफ साफ बता दिया कि ये चुनाव आप नहीं, हम लड़ने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से इस देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन और परिवर्तन के लिए दिया है, वो सबको पता है। हाँ, ये मानता हूं कि जो चुनाव घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी एक अति आत्मविश्वास के साथ लड़ रही थी, लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, इस देश में नौजवान, किसान, इस देश में आधी आबादी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों ने अपना फैसला पहले ही सुन लिया। जिस प्रकार से इस देश में नौजवानों के साथ बेरोजगारी को लेके पिछले 10 साल से एक भद्दा मजाक हर साल 2 करोड़ की नौकरियों का किया गया, वो अपनी जनता अपने आप शांत बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि उसका मौका जब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों को झोला उठाने पे वापस भेजेगी, और वो छोड़ने लगा है। आपको लगातार हर चरण में दिखता चला जा रहा है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी श्योर शॉट मान रही थी कि हम जीत जाएंगे, उसकी स्थिति ये है कि वहां पर भी कांटे की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैं आशुतोष जी इस पर जरा रुकती हूँ एक सेकंड। आपने कहा काशी के में भी लड़ाई है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो चुका है, उसको जरा ठीक भी करा लेती हूँ, क्योंकि दर्शक सोचेंगे कि एक तस्वीर ऐसी क्यों आ रही है। जरा बता दूं कि उनका फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो गया, उसको जरा हम दुरुस्त करा रहे हैं, उनकी आवाज ठीक आ रही है। आशुतोष जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा अभी तो काशी की भी लड़ाई बाकी है। अब वाराणसी को वहां पर बीजेपी, और मुझे लगता है कि देश में भी लोग मान रहे हैं कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कॉन्टेस्ट है। अब अजय जी जरा बता दीजिए, क्योंकि वहां पर प्रियंका जी भी रोड शो कर रही थी डिंपल भाभी के साथ, अब वहां एक बड़ा रोड शो हुआ है। क्या बनारस की लड़ाई अभी बाकी है? क्योंकि ये कहना ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए आखिरी चरण से पहले, या वाकई आपको लग रहा है कुछ ऐसा? बीजेपी तो कह रही जमानत भी जब्त होगी इस बार। देखिए, जब चुनाव होता है तो बहुत बहुत बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं और बहुत बहुत छोटे लोग जीत जाते हैं। अपन ने देखा तो चौधरी चरण सिंह को मुजफ्फरनगर से उस वक्त हरा दिया गया था, जो एक छत्र राज्य के राजा थे। तो राजनीति में जनता के मत के आगे किसी का कुछ नहीं पता, ना हिटलर का ध्यान रखा जाता, ना मोदी जी का ध्यान रखा जाता, बराबर की समानता चलती है। देखिए, हम जो गठबंधन का हमारा चुनाव जो देश में हम लड़ रहे हैं 543 सीट पर, ये परिवर्तन का चुनाव है। हम लोगों का मंगलसूत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों की टोटी उखाड़ने की जो बात देश के माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को बेचारी जो महिलाओं को अपमानित करा है मुजरा का नाम लेके, हम मुजरा बचाने वाले उन लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिजली जो काटने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिजली ना काटी जाए, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में कि जो बैंकों में पैसा है वो ये निकाल ले जाएंगे, हम उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जो लड़ रहे हैं वो देश के 145 करोड़ देवतुल्य वोटर के लिए लड़ रहे हैं। हम 22 अरब पतियों के लिए नहीं लड़ रहे। हम अडानी के उस अभी कोल घोटाले का जो मास्टर था उसके लिए नहीं लड़ रहे। हम प्रज्वल रेवन्ना को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम ब्रजभूषण को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। हम अभी गुजरात के राजकोट में देखिए, एक इनका विधायक बीजेपी का कैसे हंस रहा था। मानवीय संवेदना इतनी बड़ी हुई, 28 बच्चे उस गेमिंग जोन में, पता नहीं लाइसेंस उसको क्यों नहीं दिया। ये देश की सरकार डबल इंजन की थी वहां, हम उसको बचाने के लिए कि ऐसी दुर्घटना देश में ना हो। अब मैं एक मिनट पॉज करिए, एक मिनट। आपने अपनी बातें बताई और मुझे पता है हर राजनीतिक दल चुनाव के समय अपनी ही उपलब्धियां बताता है, दूसरे की खामियां बताता है। आपने वहां गेमिंग जोन की बात कर दी, आपने उसी सांस में दिल्ली की घटना का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि गठबंधन है। अब आपने रोक दिया मुझे, मुझसे आगे जाने ही नहीं दिया। बच्चे तो आपको लग रहा था आप केजरीवाल को जाने जा रहा था, अभी वहीं खड़े करते वहीं जाने जा रहा था। खड़ा करिए जरा। नहीं, मैं वहीं जाने जा रहा था, आपने रोक दिया मुझे। अच्छा नहीं, बोलिए ना प्लीज। दिल्ली के गेमिंग जोन की घटना हुई, ऐसी घटना सुन तो लीजिए, बीच में हम तो रोकना। ऐसी घटना कहीं भी हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब दिल्ली के ऊपर एलजीबी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, छोटे से बड़े चिंटू पिंटू प्रवक्ता बीजेपी के बोलते हैं, और गुजरात के ऊपर वहीं सबकी दही जम जाती है, कोई नहीं बोलता, बस छोटी सी संवेदना। उसकी दूसरी तस्वीर अजय जी,
गुजरात में गेमिंग जोन में हुआ, दिल्ली में अस्पताल में हुआ, दिल्ली में गेमिंग जोन में नहीं हुआ। सुनो, मौत तो मौत है मैडम, 28 नहीं, मैं सिर्फ करेक्ट बहुत होती है, पता ही नहीं है। बिल्कुल होती है, एक भी बच्चे को दुर्भाग्य है देश का। वहां गुजरात में भी लापरवाही है या दिल्ली में भी लापरवाही है, दोनों में लापरवाही है। और पहली दूसरी तस्वीर उसकी ये है संजीव जी कि वहां पर लापरवाही है तो वहां मुख्यमंत्री से लेकर देश राज्य के गृह मंत्री वहां साइट पर थे, यहाँ केजरीवाल जी हाथ हिला रहे थे और रैली कर रहे थे अपने उम्मीदवारों की। वो दिल्ली में अस्पताल में नहीं गए, उनके पास समय नहीं था वहां जाने का। कौशिक जी, जैसा गुजरात में जो लोगों की मौत हुई उस पे भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री जी को दुख नहीं हुआ क्या? उस मौत से दुख नहीं हुआ? एक लाइन उसके बारे में भी बोल देते ज़्यादा बेहतर होता। और ये जो ऊपर आप हेडिंग चला रही हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही हैं, आगे ये 7वें चरण में सारी कहानी इसी में समाप्त कर लेनी है। जिस देश में एक छोटे से राज्य में 4 चरणों में चुनाव ये सरकार कराती हो, वो कहती है पूरे देश में एक दिन करा देंगे, एक बार में चुनाव करा लेंगे। कमाल की बात कर रही है। जिस देश में कोस भर में पानी और सवा कोस में वाणी बदल जाता हो, उसमें कह रहे हैं कि नहीं, हम सबको एक कानून के छत्र के नीचे ला देंगे हम। ये सारी बातें कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आप 6 चरणों के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हो चुके हैं। एक उम्मीद की किरण बची हुई है। अब उस उम्मीद के किरण को बरकरार रखने के लिए या अपने आप को फिर उस चुनाव के मैदान में मजबूत रखने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कवायद है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की जनता एक बार मूड बना ली तो मूड बना ली है। आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दिल्ली में 7 सीटों से आपको बाहर का रास्ता लोगों ने दिखा दिया है और अभी भी ये अपने करनी पे बाज नहीं आ रहे हैं। ये अभी भी पुराने बातों को लेकर के, और देश के प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की भाषा होनी चाहिए। कितनी सीटें हैं सर, कितनी सीटें हैं आखिरी चरण में? संजीव जी, कितनी सीटें हैं आखिरी चरण में? मैंने कहा कि उसमें कितनी सीटें हैं आखिरी चरण में? अरे 25 तो भारतीय जनता पार्टी की है। कितनी सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है 7वें चरण में? 25 तो है ही भारतीय जनता पार्टी। नहीं भाई, मैं आपसे बोल रही हूं कितनी सीटों पर वोटिंग है। अब अजय जी आपके रेस्क्यू में आ गए बताने के लिए कि 57 सीटों पर वोटिंग है। सुनिए मेरी बात, सवाल ये है कि 57 सीटों पर आखिरी चरण में ये आप कह रहे हैं कि जोर लगाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है उन 57 सीटों से ही हार और जीत तय हो रही? उन्हीं 57 सीटों से वो हार और जीत तय करेंगे, वरना नहीं? कम से कम कूचे से ना निकले, इसकी कवायद तो हो ही रही है ना। अच्छा, मैं जीत का अंतर बढ़ा रहे हैं अजय जी कह रहे हैं। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ अजय जी, क्योंकि 2 अजय हैं तो जरा बताना पड़ेगा। अजय जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए ये जो बीजेपी ने, जो गृह मंत्री ने बात कही है कि यूसीसी और 1 नेशन 1 इलेक्शन आखिरी कार्यकाल, हम अगले कार्यकाल में से लागू कर देंगे, आपको लगता है? क्योंकि हमने देखे हैं पिछली बार से जो वादे किए हैं वो उनको अब उपलब्धि के रूप में बीजेपी गिना रही है, क्योंकि वो कह रही है हमने जो जो कहा वो हमने करके दिखाया है। क्या ये कर पाएंगे अगर ये सरकार में आ जाते हैं? जो बात हालांकि अजय जी यहाँ पर और संजीव जी कह रहे हैं कि नहीं है बनने वाली सरकार। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ विपक्ष के अपने नेताओं को और प्रवक्ताओं को। अच्छी तैयारी है। लगता है इस बार संसद में बहस करने लायक ये आएंगे और संसद छोड़ के नहीं भागेंगे, जनता के सवालों को उठाते रहेंगे और स्वस्थ लोकतंत्र की भूमिका में मैं इनका स्वागत करता हूँ। जो दूसरी बात है 1 नेशन और 1 इलेक्शन की, पहली बात ये सरकार से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव है। ऑल पार्टीज मीटिंग में दोनों नेताओं के नेता आधी बैठक छोड़कर माननीय दिग्विजय सिंह भाग गए थे जब उनसे उनकी राय मांगी गई थी, उनकी पार्टी की राय मांगी गई थी। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जहां सभी राजनीतिक पार्टियों से उनके राय मांगी गई थी और उस कमेटी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में, वो तो कोई सरकार की कमेटी नहीं है, वह तो एक निष्पक्ष कमेटी है। आपकी राय वहां भी नहीं आई और एक बहुसंख्यक पार्टियों ने अपनी राय उसके फेवर में दी है। रह गई बात यूसीसी, वो तो उत्तराखंड में लागू हो चुका है। सारे नए नागरिक संहिता कानून 1 जून से लागू हो रहे हैं। तो हमारा तो हमने शौचालय इतने बनवा दिए, ये झोला की बात कर रहे हैं। जर्मनी की जनसंख्या नहीं है उतनी, तो दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है 2-4 दिन खुश रह लें, हक है, हकूक है। लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आपकी आत्मा इस स्टूडियो से निकलकर जरा जनता के बीच में जाए और आपके नेताओं तक जाए। कोई बैंकॉक ना जाए, कोई आम ना खाए, इंसुलिन न बढ़ाए, क्योंकि 1 तारीख के बाद इंतजार कर रहा है। तो आपके नेता हमेशा चुनाव के समय में गायब हो जाते हैं, ये आरोप बार बार विपक्ष आप पर लगाता है, ये बार बार बीजेपी आप पर लगाती है। और मिसाइल मैन थे यहाँ, देश के राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइल बना दी, चर्चा तक नहीं करी। और यहाँ वर्तमान
सीएम प्रधानमंत्री करें मैंने शौचालय मित्रों बना दिए, जो शौचालय की भी फोटो सेशन कराते हैं भाई। आखिर कितनी सोच गिर गई है इस देश में। भारत वैसे विश्वगुरु की बात करते हैं और उनके जो समर्थक ये प्रोपोगंडिस्ट है, तो ये लोग एडवोकेट बड़े उस बैठ में सदन में पंचायत में बैठते हैं देश की में जाके, लेकिन इनकी सोच भी चूंकि वहाँ से इनको एक लिखा हुआ एजेंडा मिल जाता है कि केवल इससे अगर बाहर गए तो आपकी नौकरी खतरे में है, तो इसलिए ये उस एजेंडे से बाहर नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी है। अरे भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग भारत का संविधान हिंदुस्तान के हर आदमी को देता है। वो कब जाए, कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, ये भी नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे या आप तय करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था वन कंट्री वन टैक्स, और सुचेरिता जी 30 से ज्यादा टैक्स तो हम आज रोज दे रहे हैं। कहाँ उड़ गया वो नारा वन कंट्री? नहीं, पहले मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, आप इसके खिलाफ हैं? आप नहीं चाहते देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो? कांग्रेस की सरकारें थी जब वन नेशन वन इलेक्शन शुरुआत में आजादी के बाद होते रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में झूठ बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, जोर से बोलो, और छोटे से लेकर बड़े तक बोलो, इनसे काम नहीं चलेगा। मुद्दों की बात करिए। ये झूठ है क्या? ये झूठ है। ये चुनावी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करेंगे, चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। फिर 57 सीटें बची हैं सर, 57 सीटों के लिए कर रहे हैं। एक सीट के लिए इन्हें परेशान है। ये 143 ये वाला दाव तो पहले खेलना चाहिए था। अब की बार पहले खेलना चाहिए था। 400 हार, 57 जीत नहीं है, हार। 57 सीटों से पहले क्यों? ये वाला दाव तो पहले खेलना चाहिए था। एक सीट को परेशान है ये, इसलिए हर उस पर नया पाठ्यक्रम लिया। अच्छा, सिर्फ दावे कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, आप लोग सिर्फ वादा कर रहे हैं क्योंकि आखिरी चरण में आपको लग रहा है कुछ सीटें हमारे खाके में आ जाए, यही बात अजय जी कह रहे हैं, यानी इन वादों को पूरा नहीं करेंगे आप लोग? सुचरिता जी, आप इनसे पूछ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर, यूसीसी पर इनकी क्या राय है। आप इनसे पूछ लें कि अगर इनको शाम को खाना क्या खाना है, ये उस पर एक राय नहीं बना सकते, देश के मुद्दों पर क्या राय बनाएंगे? अरे इनके नेता को यही नहीं पता कि मेरे को इतने दिन हो गए हैं, मेरे को कहाँ बाहर जाना है। वो अपनी वेकेशन प्लान करने लग रहा है कि मैं बैंकॉक जाऊं, कि लंदन जाऊं, थाईलैंड जाऊं, कहाँ जाऊं। उनकी राय कहीं और बन रही है, आप राय पूछ रही है देश के मुद्दों पर, कैसे बताएंगे? पर इनने क्या बात कही, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ये बात बता रहे हैं कि जिस देश में एक कोस पे पानी बदल जाता है, ये उस कोस पे एक कानून लाएंगे। ये देश में एक चुनाव नहीं करवाते, वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। अरे ऐसी बातें तो 370 के लिए कहते थे। ये कहते थे 370 आ गया तो खून की नदियां बहेंगी, ओ देश में इतना मुसलमान है, ट्रिपल तलाक कहां से लेकर के आएंगे। सब कुछ करके दिखाया। जो नहीं कर सकते थे ना, जो नहीं सोच सकते थे, वो मोदी करके दिखाता है। और आपके सामने, आपके चेहरे पर वो बताता है कि इस देश के साथ जो आप अन्याय कर रहे थे वो भी हम करके दिखाएंगे। पर मैं 10 सेकंड लूंगा सुचारता जी। अब ये माहौल बना रहे थे शौचालयों का, माहौल बना रहे थे इज्जत घरों का। मैं पूछता हूं इनसे, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग है, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग है, बड़े फ्रीडम गिनवा रहे थे। अरे जिनको फ्रीडम नहीं था शौच करने का, जिनको फ्रीडम नहीं था टॉयलेट यूज करने का, इस देश के आजादी के बाद आप इस लोगों को बेसिक सुविधा नहीं दे पाए, एक बेसिक शौचालय नहीं दे पाए घरों में। कितने लोगों के साथ इज्जत की बेआबरू हुई, कितनी महिलाओं के साथ हुई। अरे घर में आदमी व्यक्ति रहता है, खाता है, पर वो सोच नहीं पाता कि शौच के लिए कहां जाएंगे। ऐसी मूलभूत समस्या जो थी उसको इस देश के प्रधानमंत्री ने दूर किया, उसका माहौल बनाते हैं। उसको यहाँ बैठ करके आप माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। ये आपकी विफलताओं को दिखाता है अजय जी, ये आपकी विफलताओं को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे आप इस देश को मात्र इतनी मूलभूत चीजें नहीं दे पाए। और अगर आपकी इनकी चीजों पर फोकस होता तो अमेठी छोड़ के थोड़ी भागना पड़ता, वायनाड छोड़ के थोड़ी भागना पड़ता। ये जहां जाते हैं वहां छोड़ के भाग जाते हैं। सुचारता जी, इनकी यही कमी है। महिलाएं आपसे ये कह रही है कि माफी मांगो, उसका राजनयिक पासपोर्ट कब तक? अब अजय जी, आप मेरे बीच में बोल रहे थे, इसलिए कि अब आपकी बारी आएगी तब क्या करा जाए? देखिए अजय जी, अजय जी, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज थोड़ा सा। मैं अजय जी, मेरी कोशिश ये रहती है कि सब लोग एक एक करके बात करें। तो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप बोलेगा। आपको देखिए किसी ने इंटरप्ट नहीं किया जब आप बोले, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि सब लोग अपनी बात रखें, उस तरह से बात ढंग से जाएगी दर्शक। एक बार मैं बड़ी खबर, सिद्धार्थ जी मैं आ रही हूँ, मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं। आशुतोष जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान आया। अब ये भी अगले कार्यकाल को लेकर है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं सरकार बनाकर पीओके वापस लेंगे। वो कह रहे हैं राम मंदिर बना, अब मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाएंगे। हमारा वादा 400 सीट मिलने पर, जो बार बार
शादी करने की जो दुकान चला रहे हैं हम उसको भी खत्म कर देंगे, ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अब सीधी बात यह है कि उन्होंने मथुरा का भी जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा राम मंदिर के बाद मथुरा में भी हम भव्य मंदिर बनवाने वाले हैं। अब ये जो बात वो कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है क्या? ये कॉन्फिडेंस है या फिर आखिरी चरण से पहले जो बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे? सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार आशुतोष जी के पास जा रही हूं। आशुतोष जी, ये फैसले दर फैसले, विपक्ष पहले कहता था 370 हटाने की बात करते हैं, ये सिर्फ गिमिक है। वो ये भी कहता था कि बार बार ये मंदिर की बात करते हैं, ये कभी होगा नहीं, ये सिर्फ जुमला है। वो सब पिछले कार्यकाल में हुए हैं। अब अगर ये कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये क्यों ना कहें कि ये उसकी तरफ प्रतिबद्धता है? ये दो चीजें मैं चाहूंगा जी, क्योंकि पिछले में मेरा फ्रेम फ्रीज हो गया था। पहले तो मैं रिपब्लिक भारत से चाहूंगा एक निष्पक्ष पत्रकारिता रखें, क्योंकि आपके विपक्ष के ऊपर एक टैगलाइन लगा रखी है, प्रवक्ताओं पे करो हार की तैयारी, और भाजपा के एनडीए के लोगों पे लिखा है कि बड़े किसकी तैयारी। अच्छा आशुतोष जी, लेट मी क्लैरिफाई। आपने ये बात बोली है तो लेट मी क्लैरिफाई। मैं एक चीज बता दूं, आपके ऊपर जो हेडर चल रहा है उसका मतलब ये है कि ये आप बीजेपी को कह रहे हैं, सामने वालों को कह रहे हैं, और जो बीजेपी कह रही है वो आपको कह रही है। नहीं, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। आप अगर आपके ऊपर ये चल रहा है करो हार की तैयारी, तो ये आप बीजेपी को कह रहे हैं कि हार की बारी तुम्हारी है इस बार, और बीजेपी के ऊपर लिखा है 400 पार, तो वो आपको कह रहे हैं हम 400 पार आ रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए। कीजिए, दर्शक को जो दिखता है वो क्लैरिफाई हो जाता है, तो भाजपा के ऊपर भी ये लिख दीजिए करो हार की तैयारी। अरे आपको उससे अगर खुशी मिलेगी तो मैं करवा देती हूँ, आपको अगर उससे खुशी मिलेगी तो मैं करवा देती हूँ, क्योंकि ये निष्पक्षता ही है। प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि उसमें इस तरह की कंट्रोवर्शियल नहीं रहती है। हाँ, ठीक है, चलिए आप दूसरी बात करते हैं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक कहते हैं कि हम बड़ी तैयारी के साथ में हम तीसरा, और बार बार कहते हैं तीसरा चरण कर रहे हैं। देखिए सुचिए, दो चीज समझनी चाहिए कि हमें इस समाज में किसान, नौजवान और हमारे घर का भगवान मतलब आदि आबादी, ये समाज इन तीनों चीजों से चल रहा है। किसानों की क्या हालत हुई पिछले 10 साल में आपको पता है। इसी मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया, उसके बाद यू टर्न लेके वापस हो गए, उसके बाद 3 काले कानून लाए, लेकिन हठी प्रधानमंत्री की स्थिति ये रही कि हमारे 750 के ऊपर किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। उनके लिए कंक्रीट और कीले बिछाई गई। ये आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। उनके ऊपर थार से रौंदा गया, और आज भी स्वामीनाथन की आयोग की एमएसपी की रिपोर्ट नहीं लागू हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा दिया कोर्ट में कि एमएसपी लागू नहीं कर सकते क्योंकि बाजार बिगड़ जाएगा। तो किसानों की कितनी हितैषी है वो आपको पता है। अब दूसरी बात आती है नौजवानों की बात। हिंदुस्तान की आजादी के बाद की सबसे बड़े बेरोजगारी की स्थिति में भारत इस समय गुजर रहा है। किसी भी घर में अगर 20 साल से लेके 35 साल के लड़का है तो उसमें एक चौथाई या आधी के बराबर आबादी जो है वो बेरोजगारी है। जो व्यक्ति पकौड़ा तलने को भी बताता है कि रोजगार है, और उसके बाद हमारे जो युवाओं के साथ 2 करोड़ नौकरी का एक झूठा वादा करता है, मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, और 20 करोड़ छोड़िए 6 लाख 60 लाख भी नहीं दे पाए 10 साल में, और ये इनका हलफनामा है देना। ठीक है, तो क्या हालत है हमारे नौजवानों की। पेपर लीक से तो वैसे भी उत्तर प्रदेश परेशान है, वहां से कोई तरीका नहीं रह गया है कि हम कोई पेपर देके किसी नौकरी को पा जाए। अब आती है हमारे घर का भगवान, मतलब तीसरी आधी आबादी माफ कीजिएगा। हाँ। हमारे घर का क्या बजट है। वही उज्ज्वला योजना जिसको लेके प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में पानी आता था, आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उस उज्ज्वला योजना की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 2014 में 400 में मिलने वाला सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है। तो आशुतोष जी, वही भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे आज आवाज नहीं उठा रही है।
अब आशुतोष जी आपके हिसाब से मैं आपको मैं इसको एक तरह से डीब्रीफ कर लेती हूँ। आपने जो कहा है, बैठते थे जंतर मंतर पे। आप जो कह रहे हैं महिलाएं दुखी हैं, युवा वोट नहीं करेंगे, मध्यम वर्गीय परिवार इनसे किनारा कर लेंगे, ये एक जिस्ट है आपकी बात का। यानी अगर ये होता है तो इसका सीधा मतलब आशुतोष जी ये निकला कि ये 100 पार भी नहीं जाएंगे, 400 पार तो दूर की बात है, क्योंकि आप कह रहे हैं महिलाएं भी इनसे दुखी हैं, युवा भी इनसे दुखी हैं और मध्यम वर्गीय परिवार भी इनसे दुखी हैं। तो इसका सीधा मतलब अजय जी, इसका सीधा मतलब ये है कि क्या 100 भी नहीं पार करेगा एनडीए, ये इनका कहना है। तो अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? नहीं देखिए, अगर आशुतोष जी बड़े पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं तो अच्छी तैयारी करके आते हैं, लेकिन लगता है आज नोट भूल गए हैं। नोट निकाल लीजिए आशुतोष जी। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश मैंडेट आया, तो अगर उस मैंडेट के बाद आपकी ये सारी समस्याएं हैं तो 4 जून तक इंतजार कर लेते हैं मतपत्र खुलने का। और अगर ये पूरे कार्यकाल की समस्या है तो नॉर्थ ईस्ट से आप साफ हो गए, राजस्थान से साफ हो गए, आप उधर मध्य प्रदेश से साफ हो गए। वाह, कैसी जनता है, दुख में भी हमें ही वोट दिए जा रही है, आपकी सुनी नहीं रही है। अब सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने हिमाचल प्रदेश भूल गया क्या? देख लीजिए, तो आप जिस उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, आप माँ बहनों का इस चैनल पे बैठकर अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं शौचालय की सुविधा जो इज्जत बख्शी गई है हमारी माताओं को, आप उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि फ्रीडम हो, लोटा लेके जो 70 साल तक और पूरे देश को रेलवे का लैट्रिन बना रखा था आपने, पूरे गाड़ियां गुजरती थी और पूरे शहर में कचरा और मलबा फैलता था, और आप बात करते हैं 70 साल की हुकूमत चलाने की। एक रेलवे ट्रैक तो आपसे बना नहीं और साफ नहीं करा सके। हमने तो जितने बुलेट ट्रेन दिए हैं, आपने अपने 70 साल में ट्रेन नहीं दे पाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक बार मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैं जरा और मेहमानों के पास भी जाऊँ आशुतोष जी, मैं एक बार जरा और मेहमानों के पास भी जाऊं, क्योंकि जो चर्चा चल रही है इस वक्त, आज की कोशिश ये है कि 4 जून की तस्वीर क्या होगी। हम सबके अपने अपने आकलन है। वहां पर जब बीजेपी कह रही है कि यूसीसी लाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, तो उनका सीधा मतलब ये है कि उनकी सरकार बन रही है, उन्होंने इसकी तैयारी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये भी कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जी दाखिल करी आज कोर्ट में संजीव जी, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे 7 दिन और चाहिए, मेरा 7 किलो वजन घट गया तो मुझे 7 दिन और चाहिए अपने टेस्ट कराने। मेरा सवाल आपसे ये है, 4 जून को वो जेल से बाहर रहना चाहते हैं, 4 जून को वो बाहर रहें, और 4 जून जब सरकार बन रही है, किसकी बनेगी वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल 4 जून को क्या इस पूरे जो विपक्षी गठबंधन है उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो बाहर रहेंगे, वो जेल में ना रहे, क्या ये भी एक कोशिश है? लेकिन निश्चित तौर पे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जैसा कह रहे हैं अदालत में उन्होंने उसी तरह की अर्जी लगाई है और अपनी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से रख दी है। अब सरकार किसकी बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेरी बन रही है और विपक्षी पार्टी कह रही है कि मेरी बन रही है। आखिरी चरण है जिसमें मैंने अभी कहा कि 25 सीटें उसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और 27 सीटें ऑलरेडी विपक्ष के चरण में। अब उस 25 में से कितनी भारतीय जनता पार्टी बचा पाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। लगता तो ऐसा है कि आंकड़े जैसे दिख रहे हैं, 5 भी बचा ले तो गनीमत है, स्थिति ये बनी हुई है। यदि वो सारी चीज या वो टेम्परामेंट बना रहता तो आज इस तरह की बहकी बातें नहीं करनी पड़ती जो आज यूसीसी की बातें की जा रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह का भाषा का यूसीसी बहकी बात कैसे है? ये पहले कर लेते ना, यूसीसी गृह मंत्री ने चुनाव शुरू होने से पहले, और ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का कॉन्क्लेव था जिसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी हमारी प्रतिबद्धता है, हम उस पर काम करेंगे। नहीं, मैं आपको वो बता रही हूँ जो हमारे अपने कॉन्क्लेव में हुआ है, उसमें उन्होंने खुद कहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि 1 नेशन। आपने इसे बहकी बात कहा है, मैंने इसलिए बोला क्यों है ये बहकी बात? क्या यूसीसी लाना गलत है? पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कभी इसमें स्टैंड भी नहीं बताती है। सुचारिता सदन की अहमियत क्या है? कानून बनाने के समय आप चर्चा नहीं कराएं, विपक्षी पार्टियों को बाहर निकाल दे, कानून वापस लेने के समय आप थपकी भी नहीं बजवाए, कानून वापस ले ले। अरे सब कुछ जब ऐसे ही करना है तो सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दे। इसीलिए लोगों में गुस्सा है, इसीलिए लोगों में गुस्सा है कि कानून बनाने के समय भी आप राय विचार नहीं करते और कानून वापस। आप ये कह रहे हैं लोगों में ये गुस्सा है, तो ये गुस्सा 4 जून को पता चलेगा।
4 आप जून ये को कह पता रहे हैं। चलेगा, लोगों ने डिसीजन जो देना देखिए, था वो दे गुस्सा दिया है। सब गिनवा रहे हैं। बाकी मेरा आखिरी मतलब चरण ये है में। कि वो गुस्सा वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा। अगर आप ये कहते हैं कि सब लोग गुस्सा है, युवा गुस्सा है, महिलाएं गुस्सा बेरोजगारी है, चरम पे, महंगाई चरम पे, बच्चों की परीक्षा की क्या स्थिति है वो चरम पे देख लीजिए। सिद्धार्थ जी, ठीक है सिद्धार्थ जी, ये जो गिनाए जा रहे हैं, मैंने अभी अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो 4 जून को बाहर रहे। मैं एक बार एक बड़ी खबर और बता देती हूँ, उसके बाद इसी पर आ रही हूँ कि इंडिया की बैठक में नहीं आएंगी ममता बनर्जी। 1 जून को बैठक इंडिया गठबंधन के नेताओं की बुलाई गई है, उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। अब सवाल यह है कि 1 जून की बैठक है और 4 जून को नतीजे आने हैं, इसीलिए ये पूरा मंथन हो रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल की ये कोशिश है सिद्धार्थ जी? क्योंकि इस पर चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं। उन्होंने 7 दिन एक्सटेंशन की याचिका लगा दी है कि वो बाहर रहे और उस समय जेल में ना हो। सिद्धार्थ जी, देखिए सुचेता जी, क्यों वो बाहर रहना चाहते हैं ये तो पूरा देश जानता है। ना जाने कितने और सांसदों को अपने घर में पिटवाना है, कितनों लोगों को ऐसे आरोपियों को बचाना है। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सड़कों पर गया एक महिला से अभद्रता करने के आरोपी के बचाव में। उसके शब्द, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो तो छोड़ भी दीजिए, उसको बचाने के लिए गया। अब ना जाने कितने को और ऐसा करना है, कितनी और स्वाति मालीवाल बुलाई जाएंगी, कितनों और के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट होगी। और क्या ये लालच है? जो व्यक्ति कहा करता था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, वो आरोपियों के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है। जो व्यक्ति कहता है सब जुडिस मामले पर कुछ नहीं बोलूंगा, शब्द नहीं निकल रहा स्वाति मालीवाल के केस में, वो जाकर के जनता के बीच में कह रहा है कि कुछ नंबर उनके आ रहे हैं। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि आप लोग भी बैठकें कर रहे हैं, आप लोगों का इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि आपकी सरकार बन रही है और इसीलिए आप लोग वो बैठकें कर रहे हैं कि अगली रूपरेखा कैसी हो सकता है उनका भी इंटरनल सर्वे कुछ कह रहा हो, इसलिए वो बाहर रहना चाहते हैं। सुचेता जी, हमारा इंटरनल सर्वे पूर्ण बहुमत की, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की 400 पार की सरकार बना रही है। पर उनका सर्वे बता देता हूं आपको, वो तो कह ही रहे हैं ना जाकर के मंच पे कि अगर झाड़ू को वोट देंगे तो मुझे 2 तारीख को अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और अब वो अर्जी लगा रहे हैं कि मुझे मत जाने दो। मतलब वो जानते हैं कि हम हार रहे हैं, उनको पता है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे, इसलिए कोर्ट में पहले ही एप्लीकेशन लगा दो। नहीं तो वो तो कह चुका ना, IITN मुख्यमंत्री कह रहा है लोगों के बीच में जाके कि मुझे वोट दोगे तो सुप्रीम कोर्ट मेरे वोट के दबाव में आ जाएगी, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो मतलब वोट नहीं मिल रहा। देश की जनता जितनी बातें गिना रहे हैं, अरे युवा की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं। महिलाओं को, युवाओं को पहली बार स्वप्न देखने का, सम्मान से जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया। विकसित भारत का स्वप्न किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री ने दिया। अगर महिला का आरक्षण नहीं, मात्र वो नहीं, उनको घर दिए, बैंक अकाउंट दिए, पैसा दिया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर दिया, किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री ने दिया। तो लोग तो मन बना चुके हैं सुचेता जी। इनका सर्वे क्या कह रहा है वो आपने इनकी कोर्ट की अर्जी से देख लिया है। ये जानते हैं कि जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। 22 सीटों पे लड़ रहे हैं मात्र अरविंद केजरीवाल, कुछ नहीं निकल के आने वाला। 22 में से 0 बटा सन्नाटा निकलेगा, इसलिए गिड़गिड़ा रहे हैं। एक हफ्ता रहने दो। अब मैं अजय जी के पास जा रही हूँ। कोई नई बीमारी आ जाएगी, फिर कुछ और आ जाएगी। अजय जी, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं पार्टीवार अगर जल्दी से बात कर लूं, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग अपना अनुमान, अपना लक्ष्य तकरीबन 140 मानकर चल रहे हैं, लेकिन आपका अनुमान यह है कि 90 से 91 आपके खाते में आएंगी। ये इंटरनल सर्वेज में कहा जा रहा है पार्टी के सूत्रों द्वारा। अब आप मुझे बता दीजिए इसमें से क्या सही है, क्या गलत। आपका सर्वे नहीं, मेरा नहीं है, मैं क्यों कराऊंगी? अभी सिद्धार्थ यादव आर्मी परिवार से आते हैं, लेकिन ये उस गलत जगह है जहां ये होता है मित्रों, पहली वोट बालाकोट के नाम देना, जब पॉलिटिसाइज करा जाता है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। 70 करोड़, देखिए 3 लोग होते हैं, मैंने एक तो भगवान, जिन्हें भगवान मानते हैं, जो सबका आस्था का प्रतीक होता है। वो इनके एक अमृत पात्रा जिनके दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है, वो भगवान जगन्नाथ को कहते हैं नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, बीजेपी के भक्त हैं। तो 140 करोड़ लोग कहते हैं माफी मांगो, आप भगवान को भी बेइज्जत कर रहे हैं। एक नंबर माफी मांगेंगी इन्होंने, नहीं मांगी इन्होंने माफी, प्रधानमंत्री ने नहीं करा। दूसरा नंबर, देश की महिला जो 70 करोड़ है, प्रज्वल रेवन्ना जैसा बलात्कारी MP, ब्रजभूषण जैसा बलात्कारी MP, जो पहलवान बेटियों को आपने लठ पेल पेल के पुलिस से पिटवाया, तो और पूरा देश जान रहा है कि हरियाणा की बेटियों के साथ बलात्कार का क्या सलूक रहा।
कर्नाटक की बेटियों के साथ रहा है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए महिला भी नाराज, भगवान नाराज, महिला नाराज। 84 मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज प्लीज अब आप इनसे अजय जी को बोलने दीजिए। सिद्धार्थ जी एक मिनट, सिद्धार्थ जी उन्होंने बात कंप्लीट 84% जो डाटा आया है बेरोजगारी का, उसमें युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं नहीं कह रहा है, डाटा आया है आर्थिक असमानता के डाटा में 1% लोगों पे 40% पैसा, 99% पे 60% पैसा। अभी 12,000 करोड़ का इनके परम मित्र मोडानी अडानी का आया है कोल घोटाला। तो भाई ये आपने देखा था अभी किस तरह से बॉन्ड के नाम पर लूट मचाई गई। और परकला प्रभाकर जो देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पत्नी हैं, उन्होंने कहा है सबसे बड़ा घोटाला है संसार का। और प्रधानमंत्री आप जो बातें गिना रहे हैं उन पर सब पर चर्चा हो चुकी है। नहीं हो नहीं चुकी, उन सब पर चर्चा हो चुकी है। क्यों नहीं हुई है? मेरी सुनो ना, आप पुरानी बातें निकाल के ला रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। तो लीजिए, बोलिए। हमने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदर्श बना रखा है। पूछो कैसे? बहुत अच्छी बात। पूछो कैसे? वो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस और मुसलमान के अलावा 500 बार भूलते ही नहीं है, तो हमें भी वही बातें इनसे पूछनी चाहिए, वो याद रखनी चाहिए। तो हमने आदर्श बनाया, गलती करी है क्या? प्रधानमंत्री को आदर्श नहीं बना? ठीक है, फिर आप गलत क्यों साबित कर रही हैं? ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं, अच्छा आपने बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बोलिए। तो इनसे नाराज छोटा व्यापारी, जीएसटी से, नोटबंदी से देश के लोग नाराज। तो मैं तो यही कह रही हूँ अजय जी, ये अरिथमेटिक, अरे फाइनल हो ही नहीं रहा ना आपका, तब से आप फाइनल पे पहुंच के अटक जा रहे हैं। 143 इन्हें मिल रही है इंडिया गठबंधन की 4 तारीख को। अब उसमें व्यापारी वर्ग भी जुड़ गया, सरकार बन। अब भाई ये कैलकुलेशन जरा करिए मेरे लिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अजय जी ने जो बात है उसमें व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी भी जोड़ दिया अजय जी। अब उनका सीधा मतलब ये है कि अब मध्यम वर्गीय, आशुतोष जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, महिलाएं, युवा, अब इसमें उन्होंने कहा छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी। मैं फिर कह रही हूं, इस कैलकुलेशन के हिसाब से 4 जून को तो सरकार के 100 नंबर नहीं आ रहे, लेकिन यही बातें 2022 में भी यूपी चुनाव में आप लोगों ने कही थी, उस समय नंबर फिर उलट आए थे। इस बार क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अलग हुआ है, कि आपकी भविष्यवाणी फिर गलत नहीं होगी? आशुतोष जी। हाँ, देखिए सुजीता जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रही थी, नारी अस्मिता की बात कर रहे थे, तो चिन्मयानंद वाली पार्टी, कुलदीप सेंगर वाली पार्टी, ब्रजभूषण शरण सिंह वाली पार्टी, रेवन्ना वाली पार्टी और मणिपुर पे मूक बधिर बन जाने वाली पार्टी हमको समझा रही है कि नारी अस्मिता क्या होती है। ऐसा थोड़ी कि 10 साल में ये महिलाएं देख नहीं रही हैं, ये अंतर आया है पिछले 10 सालों में। भारतीय जनता पार्टी या पार्टी विद डिफरेंस का जो डिफरेंस था, ये अंतर आया है। ठीक है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, जिस प्रकार से इस देश में कुछ पूंजीपतियों के लिए सारे रूल्स तोड़े जाते हैं, पूरे देश में इनइक्वालिटी की हालत ये है कि 1% लोगों के देश की 40% पूरी दौलत आ जाती है। तो क्या ये दुनिया देख नहीं रही या देश देख नहीं रहा है? तो इस चुनाव में अंतर ये आया है कि वो सारे लोग जो कभी 2014 में परिवर्तन के लिए तैयार थे, आज वो 2024 में उससे ज्यादा तैयार है। और वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को बोल रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की भी बोल रहा हूं कि चुनाव जनता लड़ रही है, परिवर्तन का माहौल उसने पहले से बन लिया है। आप कुछ भी बोलते रहिए, ठीक है। और देखिए, सबसे ज्यादा LIU की खबर प्रधानमंत्री के पास रहती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपना जोर शोर से भाषण शुरू किया, उसके बाद शब्दावली का आपने जो आप आशुतोष जी दिखा, आपका जो आपकी जो भविष्यवाणी है, आपकी भैंस को ले जाएंगे, कल तो मुजरा उजरा करवाने लगे। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया देखिए चुनाव, क्योंकि अब आप लोग जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आशुतोष जी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है और इंडिया की सरकार बनने वाली है, मुझे कोई शक नहीं है कि इसी वजह से शायद अरविंद केजरीवाल 4 जून को बाहर रहना चाहते हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि आप लोग 1 जून की बैठक में एक मंथन करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। जो चेहरा अभी तक आप लोग नहीं दे पाए हैं, उस चेहरे पर भी चाहे चर्चा कर ले, लेकिन 4 जून को जो होगा वो जनता जनार्दन की ही मर्जी से होगा और उसके आगे सबको नतमस्तक होना होगा। फिर अभी के दावे, अभी 7 दिन और है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। 4 जून का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।